आप सभी को हमारा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के बारे में और ये काफ़ी लंबा वीडियो नहीं होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी जिससे कि आप लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पाइथन में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है? ये मुश्किल से 20-25 मिनट की ही वीडियो होगी जिसमें हम वेरिएबल से लेकर डिफरेंट चीज़ें जो पाइथन में यूज़ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब होता है कंटेनर, किसी भी चीज़ को रखना। ठीक है? अब पाइथन में वेरिएबल्स जानने से पहले एक चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, हर एक चीज़। ठीक? अब इसको एलैबोरेट हम आगे करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है वेरिएबल्स आर डायनामिकली टाइप्ड, इसका मतलब है कि हमें वेरिएबल का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, अगर जावा के बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जावा में जेवीएम होता था, उसी तरह पाइथन में पीवीएम होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। वो इंटरनली ये खुद ही पता लगा लेता है आपके असाइन्ड वैल्यू के हिसाब से कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 0 हम लोगों ने असाइन किया हुआ है। तो अब पीवीएम जो है ये बता देगा कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक? असल में इंटरनली हुआ क्या होगा, थोड़ा-सा डिटेल में बस जाएँगे कि सबसे पहले पाइथन वर्चुअल मशीन यहाँ इस 0 को रेंडर करेगा और एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है? उसमें एक एट्रीब्यूट रहेगी आईडी जिसमें इसका एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा और इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक? उसके बाद पाइथन वर्चुअल मशीन चेक करेगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट 0 जो बना हुआ है, वो किसी नाम को असाइन है? मतलब इक्वल टू के इधर साइड किसी को असाइन है? हाँ है। तो फिर वो जो है उसको पॉइंट कर देगा उस ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है? ये इंटरनली होता है। हालाँकि इतना डिटेल में इसको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। तो वेरिएबल्स आर डायनामिकली टाइप्ड इन पाइथन और प्रिंट करने का आसान तरीका है प्रिंट लिखना है, ठीक है? और उसके बाद जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हमको वेरिएबल प्रिंट करना है तो सीधा n लिखते हैं तो वेरिएबल प्रिंट हो जाता है, लेकिन वेरिएबल के साथ अगर स्ट्रिंग भी प्रिंट करना है तो कोटेशन में कुछ भी डाल देंगे वैल्यू और वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक? तो ये बात होगी वेरिएबल्स की। अच्छा, अब n जो है इस 0 को पॉइंट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर abc लिखा, ठीक है? वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा pvm और यहाँ पर abc असाइन करेगा, ठीक? फिर देखेगा कि abc किसी वेरिएबल को ये असाइन किया गया है, जो यूज़र है वो उसने असाइन किया है, तो हाँ, इक्वल टू के इधर साइड लेफ्ट साइड n असाइन है। तो अब इस n से हटाकर अगर सेम प्रोग्राम है तो, अगर दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये n अलग है और ये वाला n अलग होगा। लेकिन अगर सेम मान लेते हैं कि ये दोनों सेम ही प्रोग्राम में हम लोग लिख दिए हैं, तो अब n जो है इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा और n का एड्रेस भी बदल जाएगा, मेमोरी एड्रेस। ठीक है? तो इस तरीके से तो अपडेट होता है वेरिएबल्स का पाइथन में। ऑलराइट, और प्रिंट भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं बताए हैं कि n स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन अगर टाइप इसका प्रिंट करेंगे तो वो स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि pvm इंटरनली पता लगा लेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। अच्छा, अब एक-एक करके वेरिएबल असाइन करने में कई बार दिक्कत होती है। जब भी हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, तो हमें जल्दी-जल्दी वेरिएबल असाइन करनी होती है ताकि हम लॉजिक सोच सकें। तो इसलिए क्या है कि मल्टीपल असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है इसमें, कि हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। हालाँकि ये कॉन्सेप्ट जावा वगैरह में भी था, ऐसी बात नहीं है कि ये नया दिया है। इसमें देख सकते हैं n, m इज़ इक्वल टू 0 abc, तो जो भी वेरिएबल जिस नंबर के असाइनी को असाइन हुआ है, वो उसमें वैल्यू कंटेन करेगा। जैसे n 1 नंबर पर है, तो ये 1 नंबर के साथ मैप हो जाएगा। m 1 नंबर पर है, तो ये नहीं, m 2 नंबर पर है, तो ये 2 नंबर के वेरिएबल के पास असाइन हो जाएगा। मतलब n किसको पॉइंट करेगा? 0 को, और m किसको पॉइंट करेगा? abc को। ठीक है? m किसको पॉइंट करेगा? abc को। सिमिलरली n m z है, तो n किसको पॉइंट करेगा? 0.125 को, m किसको पॉइंट करेगा? abc को, z किसको पॉइंट करेगा? फॉल्स को। ठीक है? फॉल्स एक बुलियन वैल्यू है। और हालाँकि यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग कि वेरिएबल्स अलग-अलग भी असाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा डेसिमल वैल्यू है, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमारा बुलियन है। ठीक? हालाँकि जो जावा बैकग्राउंड से या सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसमें ना फॉल्स का f स्मॉल होता था और ट्रू भी स्मॉल होता था। लेकिन पाइथन में क्या है कि फॉल्स का f कैपिटल है और ट्रू का टी भी कैपिटल है पाइथन में, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब पाइथन में जैसे हम लोग सी प्लस प्लस या जावा या फिर सी में अगर कुछ भी हम लोग को करना रहता था, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं काउंट वेरिएबल है सी, इसको हम लोग प्लस प्लस कर देते थे, तो इसका मतलब क्या होता था अल्टीमेटली? इसका मतलब होता था, इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसका मतलब होता था सी प्लस वन। लेकिन पाइथन में ना ये सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें डायरेक्टली लिखना होगा कि जैसे n को हमें इंक्रीमेंट करना है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे n प्लस वन, या फिर एक शॉर्ट फॉर्म है n प्लस इज इक्वल टू वन। इस तरह हम लोग कोई भी वेरिएबल इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी काम आता है, क्योंकि इससे हमारा कोड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और हम काफ़ी जल्दी कोड लिख पाते हैं। असल में कोड लिखने का मेन मकसद होता है कि हम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लेकिन अगर कोड लिखने में ही हम लोग समय लगा देंगे तो हम लॉजिक भूल जाएंगे। तो इसलिए ये सब शॉर्टहैंड हमें पता होना चाहिए कि कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं वेरिएबल को। अच्छा, अब जैसे जावा में नल होता था या फिर सी प्लस प्लस में नल होता था, इसमें नन है, NONE, जिसका n कैपिटल है। जैसे n को 4 असाइन किए, नन भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ होगा कि एक 4 नाम का ऑब्जेक्ट बना होगा। ठीक है? एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिसकी वैल्यू 4 होगी। ठीक? और उसको n असाइन हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, n वापस से नन को असाइन हो गया, तो इससे n हट जाएगा। अब n पॉइंट किसको करेगा? नन को। एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें नन वैल्यू होगी, उसको पॉइंट करेगा।
ठीक है, प्रिंट करके भी हम लोग देख सकते हैं तो वही आएगा। अब बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। इफ स्टेटमेंट पाइथन में ना इफ, एल्स और एलिफ इनका लॉजिक सेम है कि अगर हमें कुछ करवाना है तो इफ में डाल दें और कुछ नहीं करवाना है तो एल्स में डाल दें, या फिर कोई भी बाइनरी अगर कंडीशन आती है तो इफ एल्स इफ करके करवा सकते हैं। हालांकि इसमें स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है, स्विच इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग इफ एल्स से, लेकिन स्विच नहीं होता है, तो वो अभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इफ स्टेटमेंट जो है इसमें पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती है। तो किससे काम चलता है? कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती है, काम चलता है इंडेंटेशन से। इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन में? इंडेंटेशन मतलब इक्वल जगह छोड़ना, पेज के शुरुआत में इक्वल जगह छोड़ना। बेसिकली ये एक टैब के बराबर होता है, ये एक इक्वल जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वल जगह छोड़ा हुआ है, मतलब 4 बार स्पेस दबाएंगे तो एक टैब होता है, उसी 4 स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। जरूरी नहीं है वो 4 का हो, वो कितने का भी हो सकता है, बस इक्वल होना चाहिए। जैसे ये हमारा प्रोग्राम है, एक इफ एल्स। अब इसमें n इज इक्वल टू 1 दिए हैं और डाल दिए हैं अगर n 2 से बड़ा है तो n की वैल्यू 1 घटा दो, नहीं तो अगर n 2 के बराबर है तो n की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो n की वैल्यू 2 से प्लस कर दो। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम लोग का ये चलेगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक। अब ये तो इफ हमारा एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन कैसे डिक्लेयर हुआ? ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, n ग्रेटर देन 2, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं लगाए हैं, ठीक है, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं लगाए हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर हम लोग कॉलन दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉलन दिए हैं। अब जहाँ पे ये कॉलन होता है और जहाँ से ये इफ स्टार्ट हुआ है वहीं से हमारा इंडेंटेशन शुरू हो जाएगा, ये हमारा इंडेंटेशन का लाइन है, ठीक। यहाँ से इसके अंदर के स्टेटमेंट में जितना स्पेस है उतना ही इसके एल्सिफ में भी होगा और एल्स में भी होगा। अब एक और चीज़ देखने वाली है कि यहाँ एल्सिफ की जगह एलिफ लिखा हुआ है, तो असल में एल्स और इफ कीवर्ड रिजर्व है पाइथन में, तो एक नया कीवर्ड लाया गया है एलिफ। एलिफ मतलब एल्स इफ ही होता है, ठीक। एलिफ एक तरीका है एक और इफ या मल्टीपल इफ यूज करने का इफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अब पैरेंथेसिस नीडेड फॉर मल्टीपल लाइन कंडीशंस एंड, अब जैसे कि ये तो देखिए सिंपल हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह, लेकिन जैसे मल्टीपल लाइन में है, जैसे ये एक लाइन है ये दूसरा लाइन है, अब कैसे पता चल रहा है कि ये एक लाइन है ये दूसरा लाइन है? तो कॉलन कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, कॉलन दूसरे लाइन में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ये पैरेंथेसिस अब नहीं लगाएंगे ना तो एरर फेंक देगा, जो कंपाइलर है वो एरर फेंक देगा। तो इसलिए अगर हमें मल्टीपल लाइन्स में अपने कंडीशंस लिखने हैं, हालांकि कई बार जरूरत पड़ती है मल्टीपल लाइन्स में कंडीशन लिखने के लिए, क्यों? ताकि हमें समझ में आए कि कोड कर क्या रहा है। कई बार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में ये दिक्कत आती है कि अगर हम बहुत बड़ा इफ कंडीशन लगाते हैं और सब एक ही लाइन में लिख देते हैं, तब अगर एक ही लाइन में बड़ा सा लिख देते हैं तो होता क्या है कि हमें खुद समझने में दिक्कत होता है। लेकिन वही अगर हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये करना था पहले, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये करना था और ये करना था, और ये सभी को हम लोग एक ही इफ में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर भी हम लोग पहले चेक कर रहे हैं n 2 से ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है और साथ ही साथ क्या n m के भी बराबर है, अगर बराबर, अब ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो क्या इधर से जो निकल कर आ रहा है ट्रू या फॉल्स, वो n इज इक्वल टू m के भी बराबर है या नहीं, और कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। अब एंड और जो है ये ऑपरेटर होते हैं जो हम लोग पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि एंड और ऑपरेटर क्या होते हैं। एंड मतलब जब दोनों सही होगा तभी सही होगा, और मतलब कोई भी एक सही होगा तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाती है। तो यही है कि मल्टीपल लाइंस में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि हमको पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करनी है, जरूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल लाइंस में हमें जरूरत है तो हमें करनी होगी। अब बात कर लेते हैं लूप्स की, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पाइथन, लूप्स, ठीक है। लूप्स, सबसे पहले वाइल लूप की बात करते हैं। डू वाइल इसमें नहीं होता है, वाइल होता है और फॉर होता है। तो लॉजिक सेम है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और एक कंडीशन लगा देंगे। अब कंडीशन है वही वाला कि अगर सेम लाइन है तो पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल लाइन्स है तो पैरेंथेसिस की जरूरत है। लेकिन यहाँ भी अगर पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन नहीं लगाते हैं, ठीक है। और कई कई जगह चलता भी नहीं है, हालांकि पाइथन 11 के भी फीचर्स हमने देखे नहीं है, तो बट ये सेफ रहता है कि ऐसे एक लाइन में सिंपल रखें और जब मल्टीपल लाइन्स आए तो पैरेंथेसिस लगा दें। अब यहाँ क्या कह रहा है कि n 0 के बराबर है, अगर n जो है 5 से कम है तो n को प्रिंट कर दो और n को 1 से बढ़ा दो, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया 0 1 2 3 4। इसका थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले n की वैल्यू 0 थी, ठीक है, वाइल में गया, चेक हुआ n 5 से कम है, हाँ, प्रिंट हो गया 0। फिर n को कैसे देखिए, शॉर्ट हैंड से ये प्लस किया, n प्लस इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू अब क्या हो गई, अब n की वैल्यू हो गई 1, ठीक। अब वापस से आया, n 5 से छोटा है, हाँ, और फिर प्रिंट कर दिया n 1, इसी तरह करते करते ये प्रिंट कर दिया। तो वाइल लूप जो है ये जो है वाइल लूप का स्ट्रक्चर है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं फॉर लूप पे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप, ठीक। फॉर लूप जानने से पहले ना एक रेंज नाम का फंक्शन होता है हमारे पास, इसको जानते हैं, रेंज। अब रेंज में जैसे 5 दिया है ना, तो ये 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू रखता है अपने अंदर, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू रखता है। अब जैसे रेंज में 100 होता, रेंज में अगर 100 होता तो वो 0 से लेकर 100 - 1 99 तक की वैल्यू रखता, ठीक, ओके, ऑलराइट। अब फॉर लूप कैसे चलता है, फॉर आई इन, इन भी एक हमारा कीवर्ड है। इन मतलब देखो रेंज को एक एरे की तरह ही समझो, ठीक। अब इन मतलब जो भी आइटम इसके अंदर है
आई फॉर आइटम्स होता है, आई कोई भी वेरिएबल है, आई की जगह कई बार हम लोग डैश भी दे सकते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है। फॉर आई ई रेंज 5 मतलब पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो एक एक करके आई जो है आइटरेट करते जाएगा, एक एक करके आइटरेट करते जाएगा और प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज सबसे पहले आई जो है वो देखेगा कि रेंज 5 में है या नहीं है। हाँ, अभी सबसे पहले जैसे इस लाइन को जरा डिकोड करते हैं। अच्छा, फॉर आई इन रेंज 5, ठीक। तो जैसे ही फॉर आई इन रेंज 5 और कॉलन लगाएं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है कि एक हमारा मान लेते हैं कि कुछ बना, क्या बना, यहाँ 0 से लेकर 2 3 4 तक बना, ठीक। और आई जो है 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तब आई प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 0। फिर उसके बाद ये बढ़ जाएगा, अपने आप ही इंटरनली होगा, हमें कुछ करने की, जैसे वाई में क्या कर रहे थे, n+1 कर रहे थे ना, इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब आई अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई वापस से अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर अपने आप बढ़ जाएगा 3, फिर प्रिंट हो जाएगा 3, फिर 4, फिर प्रिंट हो जाएगा 4। तो इस तरीके से लूपिंग होती है, फॉर लूप होता है, ठीक। अब जैसे रेंज में ना हम लोग कंडीशन भी दे सकते हैं। रेंज में बेसिकली रेंज में हम लोग 3 कंडीशन दे सकते हैं, 3 कंडीशन दे सकते हैं। कौन कौन सी, स्टार्टिंग, एंडिंग और जंप, कितना जंप मारेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर स्टार्टिंग हम 2 दिए और एंडिंग हम 5 दिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये 2 से लेकर 5-1 4 तक चलेगा, 2 से लेकर 5-1 4 तक चलेगा। और लेकिन इस रेंज के जो एरे हमारा बन रहा था उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा हमारा, अगर जैसे जंप में हम 3 डाल दिए ना, तो ये 3 टाइम्स जंप कर जाएगा, 2 से 3 टाइम्स जंप करेगा, कुछ नहीं आया, 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है, या तो 2 आ जाएगा, ऐसे करके। और अगर सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेंज में ले लेते हैं, जैसे यहाँ रेंज में क्या दिया है, 5 1 और -1 दिया है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि रेंज में हमारे क्या क्या आया, 5 से लेकर 1 -1 0, और पीछे के साइड चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, तो मतलब 5 4 3 2, ठीक है। यहाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे आएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से, वापस से देखते हैं। 2 से 6 जैसे यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या कि आर में क्या क्या स्टोर हुआ होगा, 2 3 4 और 5, ठीक है। और अगर जंप स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे नहीं दिया है और ऊपर भी नहीं दिया था, तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं कि एक एक जंप करेगा, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर -1 दे देना, तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। पीछे कैसे जाएंगे, जैसे यहाँ पर अब इसको समझते हैं, 5 से 1 दिया है, तो अगर ये नहीं दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता तो कंपाइलेशन एरर आ जाता, लेकिन ये दिया है, मतलब कि रिवर्स साइड चलना है, तो 5 4 3 2, ठीक है, ऐसे चलना है और इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यही होता है रेंज। अब मैथ की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मैथ में मतलब जरूरत होती है। अब मैथ में ना एक फ्लोटिंग नंबर होता है, एक मतलब फिक्स नंबर टाइप का आ जाता है डेसिमल के बाद। जैसे यहाँ पे हमें फिक्स मिल गया है कि मतलब फ्लोट टाइप का एक नंबर मिल गया है 2.5, जो कि इसके बाद एक ही हम लोग स्लैश लगाए हैं, 5/2 हमें डेसिमल वैल्यू देता है, 5/2 हमें इसका केवल इंटीजर देता है। तो अगर 5/2 करेंगे तो ये राउंड अप करके उसकी वैल्यू दे देगा 2, ठीक। और राउंड ऐसा नहीं है कि ये 3 दे देगा, नहीं, इसका राउंड डाउन ही करेगा, राउंड डाउन मतलब इसका इंटीजर वैल्यू 2 ही देगा, ठीक। तो स्लैश और डबल स्लैश में मतलब थोड़ा समझना होता है, ये काम भी आता है काफ़ी। कई बार हम लोग को इंटीजर वैल्यू की ही जरूरत होती है, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह की अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें नैपसैक प्रॉब्लम होता है, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम करके होता है, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। उसमें ना एक क्वेश्चन होता है कि चोर है, घर में जा रहा है, अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, उसके बैग में केवल 10 किलो ही आ सकता है, ठीक है, और वो इतनी चीज़ें उठा सकता है वगैरह वगैरह। तो उस तरह के क्वेश्चन में कई बार होता है कि हमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर ही कर सकते हैं मैट्रिक्स में, तो फिर ये काम आता है उसमें। तो यहाँ हम लोग डिवीजन पढ़ लिए और राउंड डाउन कर लिए। अच्छा, अब नेगेटिव नंबर्स का अगर देखें, तो जैसे नेगेटिव नंबर्स -3/2 क्या आना चाहिए, इसको समझ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने से पहले ना समझते हैं कि अगर 3/2 होता तो क्या आता, 1 आता, क्योंकि 3/2 0.5 आता, और 0.5 तो लेता नहीं है, तो 1 आता, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, मोस्ट लैंग्वेजेस राउंड टुवर्ड्स 0 बाय डिफॉल्ट, सो नेगेटिव नंबर्स विल राउंड डाउन, ठीक। तो राउंड डाउन मतलब कैसे, अब ये नेगेटिव है, तो मान लेते हैं ये -1.5 हो गया, तो ये डाउन, इसको और कम करना है हमें, तो कम करना है तो ये 1 नहीं आएगा, तब ये -2 आएगा, तब ना कम होगा, -2 -1.5 से कम होता है, इसीलिए यहाँ पर -2 आया है, ठीक है। स्लैश स्लैश अगर माइनस में हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। अच्छा, एक वर्क अराउंड देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि -3/2 -1 आए, तो क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, कोई भी हमारा वैल्यू है ना, उसके आगे उसका टाइप लिख दो, जैसे इस केस में इंट में बदलना था, तो अंदर कुछ भी हो रहा है, अंदर कुछ भी हो रहा है, उसके आगे वो लिख दो जो तुम चाहना उसको बनाना चाहते हो, स्ट्रिंग लिख दो, इंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक, कॉम्प्लेक्स लिख दो, तो वो बन जाता है। तो ये -3/2 है, आना क्या चाहिए था, -1.5, ठीक, -1.5 आना चाहिए था, सॉरी 2 लिख दिया है, -1.5 आना चाहिए था, लेकिन इसको हम लोग राउंड करके क्या कर दिए, इंट लगा दिए, तो आया क्या, -1, इसका केवल इंटीजर वैल्यू आया, ठीक है। हमारा यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो फ्लोट वैल्यू था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब एक मॉड ऑपरेटर होता है, मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, जैसे 10 mod 3,
तो जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा, एक रिमाइंडर बचता है, वही रिमाइंडर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, और निगेटिव वैल्यूज में देखें तो -10 mod 3 तो एक प्लस हो जाता है, ये थोड़ा सा है, एक प्लस हो जाता है कि ये मतलब एक वर्कअराउंड है, ये आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। लेकिन कॉमन चीज़ यही है कि अगर वही 10 की जगह -10 mod 3 कर दें तो एक बढ़ जाता है, जो अगर जैसे -10 mod 3 लिखा है, लेकिन अगर केवल 10 mod 3 लिखा होता तो क्या आता, 1 आता। लेकिन -10 है तो 1 में +1 कर दो तो ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक होता है अलग अलग लैंग्वेज जो होते हैं हमारे, सी सी प्लस, उसे एक हमारे पास इंक्लूड करके या इंपोर्ट करके एक मैथ अलग से लाइब्रेरी ही होती है। ओके, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो बेसिकली अदर लैंग्वेजेस के साथ अगर हमें मॉडलों को कंपेयर करना है या उन्हीं की तरह यूज़ करना है, जैसे हम जावा से आ रहे हैं तो हमें जावा की तरह ही मॉडलो ऑपरेटर यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक मैथ मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट करेंगे और इससे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, एक गलती से लिखा हुआ है प्रिंट मैथ डॉट एफ मॉड, ठीक है, -10, 3 लिख देंगे तो ये फिर हमें -1 ही देगा। हालांकि पहले क्या दे रहा था, 2 दे रहा था ना, हालांकि एक्सपेक्टेड था -1 लेकिन 2 दे रहा था। लेकिन अगर हमें चाहिए कि नहीं -1 दे, जो देना चाहिए, जैसे ऐसे लग भी रहा है कि यहाँ 10 की जगह -10 होता तो यहाँ -1 होना चाहिए, वो चीज़ अगर हमें करवाना है तो हम क्या करेंगे कि एफ मॉड का यूज़ करेंगे, जो हमारे मैथ मॉड्यूल में ये मेथड इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। पहले हम लोग डालेंगे उस वेरिएबल को जिसका हमें मॉड निकालना है और किस वैल्यू से निकालना है उसको सेकंड वैल्यू में डालेंगे और फिर उसका आंसर हम लोग मिल सकता है हम लोग को, ऑलराइट। और क्या क्या डिफरेंट मैथ फंक्शंस हो सकते हैं, फ्लोर होता है, सील होता है, स्क्वायर रूट होता है, पावर होता है। जैसे 3/2 का फ्लोर क्या होगा, फ्लोर मतलब कम, ठीक, तो 3/2 आता है 1.5, तो इसका फ्लोर हो जाएगा हमारा 1, इसका फ्लोर 1 होगा और इसका सील क्या होगा 2। तो मैथ डॉट फ्लोर करके इसकी फ्लोर वैल्यू मिल सकती है, मैथ डॉट सील करके हमको इसकी सील वैल्यू मिल सकती है। सीलिंग जैसे हमारा घर होता है तो फ्लोर क्या होता है, नीचे होता है, और सील क्या होता है, ऊपर होता है। सिमिलरली 1.5 यहाँ कहीं है, ठीक, 1.5 यहाँ कहीं है, तो जैसे ही हम लोग मैथ डॉट फ्लोर इस पे कॉल कर रहे हैं 3/2 या 1.5 पे, तो इसकी वैल्यू गिर के यहाँ आ जा रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1। और जैसे ही मैथ डॉट सील कॉल कर रहे हैं 3/2 पर, तो इसकी वैल्यू कहाँ चली जा रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 आ जा रहा है। ये बस एक समझाने का तरीका था, डोंट टेक इट अदरवाइज। अब जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो मैथ डॉट SQRT वो नंबर डाल दिए, निकल गया। पावर निकालना है, जैसे 2 के पावर 3 का हमें निकालना है, वैल्यू क्या आएगी, ठीक, तो वो हम लोग मैथ डॉट POW पाव से निकाल सकते हैं। और जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के अगर क्वेश्चन करने होते हैं, जैसे हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम वेरिएबल को मिनिमम वैल्यू एक डिफॉल्ट असाइन करते हैं, ठीक है। अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम मिनिमम एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं जो भी पाइथन वर्चुअल मशीन में हो, और या फिर अगर हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू करना है तो हम मिनिमम वैल्यू उसमें असाइन करते हैं, ठीक। तो हालांकि ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी, आई नो, बट ठीक है। अगर हमें कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू असाइन करनी है पाइथन में तो कैसे करेंगे, बस ये देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, फ्लोट और स्ट्रिंग में INF स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी। असल में पाइथन में बहुत ही बड़े नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो फ्लोट और डबल कोटेशन में INF लिख देंगे तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर जो हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन कंटेन कर सकता है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू फ्लोट कर देंगे तो, और अगर x इज इक्वल टू -INF कर देंगे मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो ये सबसे मिनिमम नंबर है पाइथन वर्चुअल मशीन में, ठीक है, ये सबसे मिनिमम नंबर है, ऑलराइट। अब जैसे कि अभी हम बताएं कि पाइथन में नंबर्स इतने ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं कि वो कभी ओवरफ्लो होंगे ही नहीं। जैसे अगर 2 के पावर 200 करें, 2 के पावर 200 करें तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है। मतलब ये नंबर हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, और ये ई लिखा हुआ है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है ये, ठीक। अब कैसे पता चलेगा कि ये कैसे इतना बड़ा नंबर है और फिर भी ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, सिंपल, अभी हमने बताया, इसको कंपेयर कर देते हैं, सेम फंक्शन को उठाओ, देख लो कि क्या ये लेस देन है हमारे मैक्सिमम नंबर से, आंसर क्या आया, ट्रू। तो हाँ, ये कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, इसीलिए ये सेफ रहता है असाइन करना किसी भी वेरिएबल को, अगर हमको यूज़ करना है मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट तो, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ पे हम नहीं जा रहे हैं, ये प्रिंट हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो कि अगर किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे हम लोग देखेंगे तो एक अलग से इनपुट आउटपुट का एक हमारा टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है। इस टेम्पलेट को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसके पूरे बेसिक हम डिस्कस कर लें, तो इस टेम्पलेट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट वेरिएबल्स को इनपुट ले सकते हैं अपने किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म से जल्दी से, और कैसे हम लोग आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे, ऑलराइट। इतना तो, अब इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा रियल डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, ठीक है। पाइथन में ना प्री इंप्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। एरेज हो गया, एरेज मतलब लिस्ट को ही एरेज कहते हैं एक हिसाब से, एरेज भी होता है लेकिन लिस्ट को हम लोग एज एन एरेज ट्रीट करते हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग रखते हैं, ठीक है, हैश सेट हो गया वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक जो था पूरा हमारा लूप था, इफ एल्स स्टेटमेंट था, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे टाइप कास्ट करते हैं, वो सब चीज़, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
एरेज के बारे में कि एरेज क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। पाइथन में एरेज को लिस्ट कहते हैं, पाइथन में एरेज को लिस्ट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एरेज की। तो बेसिकली पाइथन में एरेज क्या होते हैं, वो लिस्ट होते हैं। पाइथन में एरेज को लिस्ट कहते हैं। अब ये जो लिस्ट होते हैं, ठीक है, ये जो लिस्ट होते हैं इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं? इनको डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से। किससे? स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं तो ये हमारा होता है एरे या फिर लिस्ट इन पाइथन, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ARR = 1 2 3, किसके अंदर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो ये क्या हो गया? लिस्ट हो गया या फिर एरेज हो गया, ठीक। इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है? सिंपली उसका नाम लिख दो और ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसको हम लोग स्टैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैक की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं? लिस्ट में ना अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक। तो जो अपेंड नाम का फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जैसे हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 2 को हमें इस लिस्ट में हमें इंसर्ट करना है। तो अगर हम ARR.append2 लिखेंगे ना तो ये क्या होगा, इसके आखिरी में जाकर अपेंड हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। सिमिलरली जैसे 1 2 3 लिखा था, इसमें अपेंड 4 हुआ तो 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। 5 लिखा था अपेंड 5, तो इसके लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। तो स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर कोई भी चीज़ आती है वो पहले लास्ट में जाती है, ठीक है। तो उसी उसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ये अपेंड मेथड कि लास्ट में इंसर्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को, ठीक है। अच्छा, पॉप करना हुआ तो पॉप भी क्या होगा? लास्ट से। अगर केवल डॉट पॉप मेथड यूज़ करते हैं तो जैसे लास्ट वाला जो मेथड इंसर्ट हुआ होगा वो पहले पॉप होगा। जैसे 5 है वो सबसे पहले पॉप हुआ, तो वही तो होता है स्टैक का कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। 5 लास्ट में हुआ तो पहले पॉप हुआ, तो उसी तरह चलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो हमारा लिस्ट है वो स्टैक की तरह यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब जैसे हमारा जो लिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे हमारे कोई वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। हम चाहते हैं कि पहले नंबर पे कोई और वैल्यू आ जाए, ठीक है, पहले नंबर पे कोई और वैल्यू आ जाए। तो क्या करेंगे? 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2। हम चाहते हैं पहले नंबर पे 2 की जगह कोई और नंबर आ जाए और बाकी सब उधर शिफ्ट हो जाए, बाकी सब उधर शिफ्ट हो जाए अपने आप ही, और यहाँ पर मान लेते हैं 0 आ जाए, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग? एक इंसर्ट फंक्शन होता है, एक इंसर्ट फंक्शन होता है जिसमें पहले नंबर पे हम लोग क्या देते हैं? पोजीशन देते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या देते हैं? वो वैल्यू देते हैं जो इंसर्ट करना है। 1 7 किया, अब 1 पे पहले 2 था, 2 की जगह क्या आ गया? 7 आ गया, 2 की जगह क्या आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो इंसर्ट की वैल्यू से दिया, तो हम लोग क्या देखें कैसे उसमें पहले तो कैसे डिक्लेयर करते हैं लिस्ट को, उसके बाद उसमें कैसे वैल्यू अपेंड कर सकते हैं, उसमें से वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए हमें, बस और कुछ करना नहीं है, बस हमें वैल्यू फेच करना है, तो इंडेक्सिंग के बेसिस से कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग होती है, अभी आगे बताएंगे। तो AR 0 लिखा तो हमें जैसे अब जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि 0th पे 1 की जगह 0 आ जाए, तो ARR 0 ऑफ 0 कर देंगे। और 3 की जगह ARR ऑफ 3 में क्या है? 3 है, 3 की जगह 0 आ जाए, तो देखो यहाँ पर 1 की जगह 0 आ गया, 3 की जगह 0 आ गया। तो ऐसे भी हम लोग एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल होते हैं, ठीक है, या फिर इम्यूटेबल नहीं होते, म्यूटेबल होते हैं, कैन बी चेंज्ड, ठीक है। लिस्ट जो है ये म्यूटेबल होते हैं, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, और टपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब जो उनको हम मॉडिफाई कर सकें, और इम्यूटेबल जिनको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सके। टपल भी आगे पढ़ेंगे, तो लिस्ट इतना याद रखना है कि ये म्यूटेबल होते हैं, दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। अब इनिशियलाइज करने का एक और तरीका है। एक तरीका ये था कि ऐसे एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर दिया 1 2 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई एक वैल्यू डालो और उसको कितनी वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमें 5 n चाहिए तो फिर 1 × 5 कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 × 5 कर देंगे और हमारा एक एरे बन जाएगा, ठीक है। और एलियन नाम का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग लेंथ चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में कितना लेंथ है, ठीक है। अच्छा, और जैसे कि जावा या सी प्लस प्लस में हम लोग देख रहे थे कि कोई भी एरे के बाहर का अगर इंडेक्स दे देते तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या ये सब एरर्स आ जाते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग को ये फॉलो करता है। तो जैसे अगर हम लोग ARR ऑफ -1 लिख दिया ना, ये 3 को करेगा। अच्छा, इसकी इंडेक्सिंग चलती कैसे है नेगेटिव वाली? वो कुछ ऐसे चलती है, जैसे यहाँ 3 है, इधर से क्या जाएगा 0 1 2, लेकिन इधर से क्या होगा? ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग चलती है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये बताया है कि एरे ऑफ -2 में -2 मिल जाएगा जो कि उसकी वैल्यू है। जैसे ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा? एरे ऑफ -2 क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एरे है, जैसे हमारा ये एरे था, ठीक है, इसमें से हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू बस हम मिल ले, ठीक है, किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर ले। तो क्या कर सकते हैं? 0 1 2, तो 2 से लेकर जितना भी बचा है सब एक वेरिएबल में आ जाता है, इसको कहते हैं स्लाइसिंग, एरे स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखो एरे दिया 1 2 3 4 और एरे की स्लाइसिंग किया है 1 2 3 तक, मतलब कि 0 1 1 2 3, तो 2 3 जो है। अच्छा, ये कहाँ तक जाता है? ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। 1 2 3 लिखा है ना, तो कहाँ तक रेंडर करेगा? 1 तो इंक्लूड होगा, ठीक है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 तक ही करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 3 का मतलब लिखने का ये होता है, या n लिखने का मतलब ये होता है 3 - 1 तक, 3 - 1 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे का स्लाइसिंग। सिमिलरिटी स्ट्रिंग में भी होता है, वहाँ देखेंगे। अच्छा, इसमें देखो ये बताया है कि सिमिलर टू फॉर लूप रेंजेस, जैसे फॉर लूप का रेंज था ना कि फॉर आई इन रेंज 6, ठीक। तो ये कहाँ तक चलेगा आई? ये आई चलेगा 6 - 1 5 तक। तो वही बता रहा है कि सिमिलर टू फॉर लूप रेंजेस लास्ट इंडेक्स इज नॉन इंक्लूसिव, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 - 1 तक ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 0 to 4 किया है, मतलब कि 0 से लेकर जैसे 0 to 4 किया है ना, तो ये हमारा क्या था?
0 से लेकर 3 तक है, ठीक है। अगर पूरा ही हमें लेना है तो 0 to 4 करना होगा, क्योंकि 0 to 3 करेंगे, यदि यहाँ 0 to 3 करता है तो ये यहीं तक आता, ठीक। लेकिन 0 to 4 किया तो 4 - 1 3, तो 0 to 3 यहाँ तक आया है, इसीलिए सब प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट था समझने लायक, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा देती है, मतलब इसमें जो है 4 ही तक है ना, 0 to 4 तक कर रहे हैं, पूरा मिल जा रहा है, लेकिन 0 to 10 तक देती है, 0:10 यहाँ दिया है ना, 0:10 की स्लाइसिंग दे दी है, तो कुछ एरर नहीं देगा, वो बस जहाँ तक एक्सेस है वहाँ तक का वैल्यू प्रिंट करके आगे निकल जाएगा, ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं देगा। ऑलराइट, अनपैकिंग क्या होती है? अनपैकिंग मतलब कोई भी हमारा वैल्यू है ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप है हमारा, लिस्ट एक ग्रुप ही तो है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, उसके हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देना, ठीक है, हर एक वैल्यू को किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू में स्टोर कर देना। और ये स्टोर कैसे होते हैं? सीक्वेंस के बेस पे, पहला वाला पहले वेरिएबल में जाएगा, दूसरा वाला दूसरे वेरिएबल में जाएगा, तीसरा वाला तीसरे वेरिएबल में जाएगा। तो इस तरह क्या है कि हाँ, ये स्टोर होते रहते हैं, इसी को कहते हैं अनपैकिंग, इसी को क्या कहते हैं? अनपैकिंग कहते हैं। तो यहीं पे अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया है। 1 वाला किस में जाएगा? ए में जाएगा, 2 वाला किस में जाएगा? बी में जाएगा, 3 वाला किस में जाएगा? सी में जाएगा, ठीक है, ये हो गया अनपैकिंग। ऑलराइट, अच्छा, लेकिन यही है कि अगर जैसे 3 वैल्यू है और 3 वैल्यू की जगह हम लोग केवल 2 ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो ये एरर दे देगा। जैसे यहाँ बताया है कि ये जो है एरर फेंक सकता है, जैसे 1 to 3 लिखा हुआ है और इक्वल टू के इधर हम लोग कितना वेरिएबल दिए हैं? 2 ही वेरिएबल दिए हैं, तो ये क्या होगा कि ये एरर दे देगा, कहेगा कि हमारे पास ये तीसरा वाला स्टोर करने के लिए वेरिएबल ही नहीं है, मतलब आपका सिंटैक्स ही गलत है, ठीक है। अच्छा, अब एरे पे लूप कैसे चला सकते हैं? एरे पे लूप कैसे चला सकते हैं? तो 3-4 तरीके हैं, एक-एक करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एरे है, नम्स नाम का 1 to 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसको हम सोच रहे हैं कि इंडेक्स के हिसाब से चलाएं, तो इंडेक्स कैसे करें? फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या होगा? इस एरे का लेंथ क्या है? 3 है लेंथ, ठीक। तो 0 से लेकर 2 तक चलेगा, ठीक। अब प्रिंट कर दिए नम्स ऑफ आई, ठीक, प्रिंट क्या कर दिए? नम्स ऑफ आई कर दिए। अब ये कैसे चलेगा? पहले लेंथ पे क्या आया होगा? 0 आया होगा, ठीक। पहले आई में क्या गया होगा? 0 गया होगा, तो नम्स ऑफ 0 क्या है? 1 प्रिंट हुआ। फिर दूसरी बार क्या गया होगा? आई में 1 गया होगा, फिर क्या प्रिंट हुआ? 2। फिर तीसरी बार आई में क्या गया होगा? 2 गया होगा, क्या प्रिंट हुआ? 3। तो ये तो हो गया इंडेक्स के बेसिस पे। अब बिना इंडेक्स का करना है तो क्या? नाम यूज़ कर लो सीधा, फॉर आई इन नम्स, रेंज की जरूरत ही नहीं है, फॉर आई इन नम्स, और प्रिंट कर दो एन को, या फॉर एन इन नम्स, प्रिंट एन, डायरेक्ट हो गया। अच्छा, हम चाहते हैं कि इंडेक्स के साथ साथ वैल्यू भी आए, कैसे? जैसे ये 1 2 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है, उसी के साथ साथ 0 1 2 ऐसे भी प्रिंट हो, तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा इंडेक्स है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इन्यूमरेट की हेल्प से। इन्यूमरेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग? अनपैक कर सकते हैं। क्या क्या अनपैक कर सकते हैं? इन्यूमरेट जैसे ही लगाते हैं ना, तो हमारे पास 2 वैल्यू आती हैं। क्या? पहला आता है हमारे पास इंडेक्स आता है पहला, ठीक है। दूसरा हम लोग के पास वैल्यू आता है, ग्रुप में आता है ये, ठीक है। पहला हमारे पास इंडेक्स आता है, दूसरा वैल्यू आता है, तो उसको अनपैक करते हैं। कैसे अनपैक करते हैं? आई कॉमा एन लगा दिए, यहाँ देखो क्या किया? अनपैकिंग किया है ये। अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट ऊपर समझाए थे ना, अनपैकिंग, तो वही है। इधर साइड डेटा इसी तरह ग्रुप में ही आ रहा है, ठीक। तो इन्यूमरेट लगाएं तो ये ग्रुप कर दिया, नम्स में गया, नम्स में देखा, अच्छा ठीक है 0 1 आ रहा है, तो ये पहला ग्रुप क्या भेजा? 0 1, ठीक। अब 0 1 किस में जाएगा? पहला 0 जाएगा आई में और 1 जाएगा एन में, और आई और एन प्रिंट किया तो 0 1 प्रिंट हुआ। सिमिलरली दूसरा ग्रुप क्या बनेगा? 1 और 2, तो आई 1 किस में जाएगा? आई में जाएगा, 2 किस में जाएगा? एन में जाएगा, तो प्रिंट कर दिया 1 2। फिर तीसरा ग्रुप क्या बन रहा है? 2 और 3, ठीक है। ये 2 तो इंडेक्स है और 3 कहाँ से आ रहा है? नम्स का ये सेकंड इंडेक्स का क्या है? 3 है, तो इसलिए 3 आ रहा है। तो 2 किस में जाएगा? आई में जाएगा, जो कि आई पहले लिखा हुआ है। 3 किस में जाएगा? एन में जाएगा, जो कि एन बाद में लिखा हुआ है। क्या प्रिंट कर रहा है? 2 3। तो विद इंडेक्सिंग, विदाउट इंडेक्सिंग, इंडेक्स और वैल्यू के साथ देख लिए। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि 2-3 एरे को साथ में वो करें, लूप करें, मतलब हमारे पास ये देखो 2 एरे दिया, हम चाह रहे हैं दोनों को ही साथ में लूप करें। तो इसको कैसे कर सकते हैं? अनपैकिंग की हेल्प से कर सकते हैं। और एक ज़िप फंक्शन होता है, ज़िप फंक्शन क्या करता है? इन दोनों एरे को एक पैकेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको पहले आइटरेट करेगा, फिर इसको आइटरेट करेगा, इसको आइटरेट करेगा, इसको आइटरेट करेगा, इसको आइटरेट करेगा, इसको आइटरेट करेगा। तो ऐसे जो है ग्रुप बना देता है, ठीक है, ऐसे जो है ग्रुप बना देता है एक अंदर, ठीक है। और उसको अनपैक कर सकते हैं। कैसे अनपैक कर सकते हैं? और n1 n2 ज़िप नम्स 1 नम्स 2। तो n1 n2 में पहला ग्रुप क्या बना था? 1 2 1 2, ठीक। अब अनपैक करेंगे तो क्या होगा? 1 जाएगा n में और 2 जाएगा n2 में, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ग्रुप क्या बना? 3 4, दूसरा ग्रुप बना 3 4, ठीक। 3 किस में जाएगा? n1 में, 4 किस में जाएगा? n2 में, फिर जाएगा 5 6 5 6 5 किस में जाएगा? n1 में, 6 किस में जाएगा? n2 में। तो इसी तरह ये जो है सब प्रिंट होगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि एरे को रिवर्स कर दें, तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा फंक्शन होता है, डॉट रिवर्स लगाओ, पूरा जो है रिवर्स हो गया, ठीक है। 1 2 3 3 2 1, ठीक। अच्छा, अब एरे को सॉर्ट कैसे करना है? तो सॉर्ट बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में होता है, ठीक है। अगर सिंपली हमको असेंडिंग में करना है तो सिंपली ARR डॉट सॉर्ट लिखेंगे, जैसे ARR डॉट सॉर्ट लिखेंगे ये अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग में हो, तो सॉर्ट के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अब जैसे ही रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एरे जो है हमारा वो स्ट्रिंग के ऊपर है, एरे जो है ये हमारा जैसे क्या है? स्ट्रिंग है, तो एरे अगर हमारा स्ट्रिंग के ऊपर है, उसको सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो ये हमेशा उसमें आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। किसके बेसिस पे? लेंथ के बेसिस पे, या फिर नहीं, लेंथ के बेसिस पे नहीं आएगा, वो बेसिस आएगा अल्फाबेट के बेसिस पे, ठीक है, या फिर आस्की वैल्यू के बेसिस पे ऑफ द फर्स्ट लेटर। तो ए है तो ये पहले आया, फिर बी आया, फिर डी आया, फिर जी आया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि लेंथ के बेसिस पे कैसे करें। तो लेंथ के बेसिस पे क्या होगा ना कि जैसे सॉर्ट के अंदर पैरामीटर में सॉर्ट, हाँ, तो फिर हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, सॉर्ट करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं ना कि ये जो हमारा सॉर्टिंग हो रहा था स्ट्रिंग का,
वो लेंथ के बेसिस पे हो। जैसे इसमें से जो सबसे बड़ा हो वो सबसे आखिरी में आया, जो सबसे छोटा हो लेंथ वो सबसे पहले आया। तो क्या कर सकते हैं, जो कि हमारा सॉर्ट का ये पैरामीटर होता है, इस पैरामीटर में हम लोग एक एनोनिमस या फिर लैम्डा फंक्शन कह सकते हैं। एक लैम्डा फंक्शन होता है। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, जो एट इंस्टेंट काम करता है, वन लाइनर होता है ये एक हिसाब से, ठीक है। तो की डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब की में लैम्डा फंक्शन लिख दो। जैसे यहाँ पे क्या की डिफाइन किया, उसमें लैम्डा फंक्शन लिख दिया। क्या लैम्डा फंक्शन लिखा है कि कोई सारे एक्स को फेच करो एक एक करके, और उस फेच्ड स्ट्रिंग को या फिर एक्स की लेंथ निकालकर वो कर दो, रिटर्न कर दो। अब इससे क्या होगा कि ये हमेशा इसके लेंथ के हिसाब से होगा। जैसे बॉब सबसे छोटा है तो वो पहले आया, टू उसके बाद है, तो अब जैसे लेंथ इक्वल हुआ बॉब और टू, तो फिर उसको कैसे करेगा, अल्फाबेट के हिसाब से करेगा। बी पहले आता है तो बी आया, डी बाद में आता है तो डी बाद में आया, ठीक है। उस हिसाब से ये लेंथ के हिसाब से किया। अब आता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, बेसिकली लिस्ट को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप इन एट वन गो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे लिखा है आई फॉर आई इन रेंजेस 5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा। कैसे, फॉर आई इन रेंज 5, फॉर आई इन रेंज 5 पहले हुआ, फॉर जैसे 0 यहाँ पर पहले रेंज से निकल कर आया, फिर आई में जाएगा और आई स्टोर हो गया। फिर 1 निकल कर आया, 1 स्टोर हो गया। फिर 2 निकल कर आया, 2 स्टोर हो गया। 3 निकल के आया, 3 स्टोर हो गया। 4 निकल के आया, 4 हो गया, ठीक। तो ये तो बेसिकली हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसी को कहते हैं। अच्छा, अब 2D लिस्ट की बात करें। 2D लिस्ट मतलब एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे या लिस्ट के अंदर लिस्ट। वो कैसे कर सकते हैं, तो ये आई लिखा है, जो आई की जगह सिंपली हम लोग एक एरे डाल दें। जैसे 0 × 4 फॉर आई इन रेंज 4, मतलब कि हमारा एक एरे तो बनेगा ही, ठीक है। एरे तो बनेगा ही, उस एरे में हमारे 4 एरे और बनेंगे। एरे के अंदर हमारे 4 एरे और बनेंगे, ठीक है। उस एरे के अंदर हमारे 4 एरे और बनेंगे। तो वो कैसे बन रहे हैं, ये हो गया हमारा, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ये 0 पार्ट, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटू 4 वाला पार्ट, ठीक है। और ये बाहर वाला ब्रैकेट किसके लिए था, इसके लिए था। ये जो ब्रैकेट लगा है ना, ये है बाहर वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बाहर वाला ब्रैकेट है और ये अंदर के 4 ब्रैकेट, 4 लिस्ट है। तो ये 2D लिस्ट होता है, ठीक। अच्छा, प्रिंट उनको इसी तरह कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते कि ऐसे करें कि 0 × 0 × 4, लेकिन ये काम करता है, ऐसी बात नहीं है। ये काम करता है वैसे ही, ठीक है। ये काम करता वैसे ही, बस ये है कि अब इसमें सब में वैल्यू केवल 0 ही आती है। इसमें सब में वैल्यू 0 ही आती है और इनको चेंज नहीं कर पाते हम लोग। मतलब एट गो चेंज नहीं कर पाते, क्या करके एक्सेस तो चेंज कर देंगे बट उसी वक्त चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। ऑलराइट, जैसे 0 की जगह आई लिख दिए तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ऐसे। ऑलराइट, अब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। जैसे स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग जैसे ABC है, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग जो हम लोग पढ़े थे, सेम उसी तरह से। अच्छा, ये लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि अगर S0 को अगर हम लोग A असाइन किए, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये स्मॉल ए की जगह कैपिटल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा कि एक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोग S प्लस डेफ की, मतलब कि कुछ कॉन्केटेनेट करने की कोशिश की, ABC प्लस DEF। तो ये जो है ना, S नाम का ही एक नया स्ट्रिंग बनाएगा, जो इसमें वैल्यू क्या होगी, ABCDEF, ठीक है। अब इसको ABC को पॉइंट नहीं करेगा, ABCDEF को पॉइंट करेगा। तो एक नया स्ट्रिंग बन गया है, एक नया स्ट्रिंग बन गया है, ऑलराइट। अच्छा, वैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है। जो भी टाइप कास्टिंग होती है स्ट्रिंग टू नंबर, उसमें हमारा जो स्ट्रिंग है ना, उसके जो कंटेंट है वो न्यूमेरिक टाइप के होने चाहिए, तभी उनको हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं इंट में। जैसे इंट 1 2 3 इंट 1 2 3, तो ये हो सकता है, इसको प्लस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ और लिखा होता तो नहीं कर सकते। सिमिलरली उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 है, इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किए, इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किए और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया 1 2 3 1 2 3 में, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, हमें आस्क की वैल्यू चाहिए होती है कैरेक्टर की, तो ऑड नाम का एक फंक्शन होता है। ऑड नाम के फंक्शन की हेल्प से हम लोग उसकी आस्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग्स है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब हम चाहते हैं कि इन सबको कॉन्केटेनेट करें, इन सबको कॉन्केटेनेट करें, तो कैसे कर सकते हैं, जॉइन फंक्शन की हेल्प से। जॉइन में अंदर उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिख दो और आगे ये कोटेशन लगा दो और डॉट लगा दो। तो इससे क्या होगा, इसके अच्छा इसमें कुछ लिख भी सकते थे, कुछ लिखते हैं तो उसके बाद ये सब जुड़ते हैं, कुछ नहीं लिखे हैं तो केवल ये आए हैं, ठीक है। तो जॉइन कर दिए हैं सबको बेसिकली हम, ABCDEF जॉइन हो गया। तो जॉइन फंक्शन की हेल्प से हम जॉइन कर सकते हैं। अब आते हैं क्यू में हमेशा क्या है ना, ये याद रखना, W100 यूज करते हैं। W100 मतलब दोनों साइड से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों साइड से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो W100 को पहले कलेक्शन नाम के पैकेज से इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट करने के बाद उसको उसका ऑब्जेक्ट बना लिए क्यू नाम का, Q = DQ, ठीक है। अब अपेंड किया 1 2, तो कहाँ अपेंड हुआ, लास्ट से अपेंड हुआ 1 2, इसको प्रिंट किया, DQ आ गया। अब इसको डिलीट करना है, किस साइड से डिलीट करेंगे, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो Q.pop लेफ्ट किए तो हमारा 1 गया, ठीक है। अच्छा, और अपेंड भी कर सकते हैं, अगर Q.append लेफ्ट किए तो 1 आ गया, ठीक है। Q.pop किए तो हमेशा अगर सिंपल पॉप लिखना है तो राइट से ही पॉप होगा, तो हमारा 2 गया, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं हैश सेट पे। हैश सेट क्या है, हैश सेट मतलब सेट, जो सिंपली हमारा सेट होता है जिसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है। इसको डिफाइन करना है, सेट वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, ऐड करेंगे 1 2 आ गया, कर्ली ब्रेसेस से इसको डिक्लेयर करते हैं। इसकी लेंथ जानना चाहें तो लेन माई सेट हो जाता है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, हैश सेट के बाद हैश मैप पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेट क्या होता है, ये की का कलेक्शन होता है, ठीक है, की का कलेक्शन होता है। हाँ, तो हम लोग हैश सेट की बात कर रहे थे, तो अगर हैश सेट की बात करें तो बेसिकली मतलब ये सेट ही होता है। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीज होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीज। अच्छा, कलेक्शन ऑफ कीज होता है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, तो एक सेट कंस्ट्रक्टर होता है, सेट कंस्ट्रक्टर होता है, उसको यूज करते हैं और हम बनाते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है।
ऑलराइट। अब इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसको इसकी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फंक्शन होता है ऐड नाम का, ठीक है। ऐड क्या होता है, ये इसके पीछे से ऐड कर देता है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, तो फ्रॉम द राइट साइड इट जस्ट गेट्स एडेड। 1 2 देखो यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा, लेंथ नाम के फंक्शन की हेल्प से इसकी लेंथ भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कोई भी वैल्यू हमारे सेट में है या नहीं है, जैसे हमारा एक सेट है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 रखे हैं, ठीक है। सेट जो है वो कुछ ऐसे होगा, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। 1 2 3 4 रखे हैं, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या इसमें 3 प्रेजेंट है, तो हम लोग लिखेंगे 3 इन सेट का नाम, सेट का नाम, ठीक है। सिमिलरली अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो मतलब ये है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहाँ है 1 इन माई सेट, 1 है इसमें तो हाँ ट्रू रिटर्न करेगा, 2 इन माई सेट, 2 है इसमें तो हाँ तो ट्रू रिटर्न करेगा, 3 इन माई सेट, 3 है इसमें तो नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग एलिमेंट की एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं सेट में। ऑलराइट, अब जैसे हम लोग को कुछ रिमूव करना हुआ, जैसे हमारे पहले हमारे सेट में क्या था, 1 और 2 था ना। अब हम चाहते हैं 2 रिमूव हो जाए, तो बस रिमूव फंक्शन लगाना है और वो अपने आप सर्च कर देगा उस वैल्यू को और उसको रिमूव कर देगा। अब अगर 2 को हम लोग चेक करना चाहें सेट में है कि नहीं, तो 2 इन माई सेट करेंगे, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम लोग किसी भी लिस्ट को सेट में बदलना चाहते हैं, लिस्ट को सेट में बदलना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा मेथड है कि सेट के कंस्ट्रक्टर में हम लोग लिस्ट पास कर दें, सेट के कंस्ट्रक्टर में हम लोग लिस्ट पास कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, ठीक है। सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, सेट कॉम्प्रिहेंशन मतलब हम लोग सेट जो है वो डिफाइन करते वक्त ही इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। इसमें क्या होता है, फॉर आई इन रेंज 5, मतलब पहले ये वाला पार्ट चलेगा और जैसे ही इसका एक एक आइटरेशन चलता जाएगा वो इसमें आके स्टोर होता जाएगा, तो स्टोर होकर ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, इसको कहते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हैश मैप। जैसा कि हैश मैप में हमने बताया था कि सेट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीज होते हैं, ठीक है। हैश मैप में क्या होता है, या फिर डिक्शनरी भी इसको कहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं, की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बारे में और चर्चा करेंगे, और ये भी क्या है, कर्ली ब्रेसेस से ही क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एम्प्टी हैश मैप बनाया या फिर एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, ठीक है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक। अब इसमें एक एक करके वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे माई मैप एलिस 88 हो गया, तो ये क्या है, ये की है, ये क्या है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो देखो कॉलन की हेल्प से की वैल्यू सेपरेट होता है, कॉलन के लेफ्ट साइड होती है हमेशा की, कॉलन के राइट साइड हमेशा होता है वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू, ठीक। अच्छा, अब इसका लेंथ भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेंथ माई मैप तो 2 आ गया, ठीक है। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 आ गया, हालांकि इंडेक्सिंग इसकी 0 से ही होती है, 0 और 1, ठीक है। ऑल राइट, अब जैसे हमारा जो एलिस था उसका वैल्यू क्या था, 88 था। इसका हम लोग अगर अपडेट करना चाहें, सिमिलरली उसके की को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ की इंडेक्सिंग, इसको की इंडेक्सिंग कहते हैं, क्योंकि की के बेसिस से हम लोग उसके वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 88 से अपडेट होकर अब क्या हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब इन ऑपरेटर हम लोग इस डिक्शनरी में भी यूज़ कर सकते हैं की के प्रेजेंस को जानने के लिए, क्या एलिस माई मैप में है, हाँ है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब इसमें एक पॉप फंक्शन भी होता है। पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन ये करता है कि उस पूरे की वैल्यू पेयर को ही उड़ा देता है, ठीक है। जैसे एलिस और 80, ठीक है, एलिस और 80 था ना, एलिस और 80 हमारे डिक्शनरी में था, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग पॉप कर दें उसके की के बेसिस पर, की अगर पास करें की के बेसिस पर पॉप कर दे रहे हैं उस पूरे की वैल्यू पेयर को, तो वो फिर नहीं होगा उसका प्रेजेंस। कैसे चेक कर सकते हैं, इफ नहीं प्रिंट एलिस इन माई मैप, तो हमारे क्या आ जाएगा, फॉल्स, मतलब कि वो नहीं है उसमें, ठीक है। ये तो हम लोग प्रेजेंस वगैरह ये सब एक एक चीज़ जो जरूरत होती है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो सब अभी हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर माई मैप में जैसे हमने एक डिक्शनरी डिक्लेयर किया, ठीक है, एलिस उसकी वैल्यू 90 है, बॉब उसकी वैल्यू 70 है, ठीक है, उसको प्रिंट किया एलिस 90 बॉब 70 ऐसे। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, सेट पढ़ा, सेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, अब डिक्शनरी पढ़ते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा, जैसे हम चाहते हैं कि हर वैल्यू का स्क्वायर उसका वैल्यू हो और हर वैल्यू की हो और उसका स्क्वायर उसकी वैल्यू हो, ठीक है। मतलब 0 अगर की है तो उसका वैल्यू क्या हो, 0, 1 अगर की है तो उसका वैल्यू क्या हो, मतलब डबल हो, जैसे तो 2 अगर 2 है तो उसका वैल्यू क्या हो, उसका डबल 4, अगर 3 है तो उसका, अगर 3 की है तो उसका वैल्यू क्या हो, 6, ठीक। तो सिमिलरली ऐसा करने जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 3, ठीक है, मतलब 0 से लेकर ये कितना तक चलेगा, 2 तक चलेगा, और आई कॉलन 2 आई, मतलब आई क्या है, की को स्टोर करेगा और 2 आई क्या है, वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो की का 2 टाइम्स है वैल्यू, ठीक है, आई इज इक्वल आई फॉर 2 आई, तो ये की वैल्यू हो गया, ठीक है। सिमिलरली अच्छा, अगर हम लोग को मैप्स में या डिक्शनरी में लूपिंग लगानी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे हम केवल की के ऊपर मैप करना चाहते, की के ऊपर आइटरेशन करना चाहते हैं, तो फॉर की इन माई मैप ऐसे करेंगे और प्रिंट कर देंगे की माई मैप की, ठीक है। की माई मैप की जो है यहाँ पर की जो है वो बेसिकली केवल की को करेगा और ये जो है ये उसकी वैल्यू को करेगा, ठीक है। ये की को करेगा, ये वैल्यू को करेगा, तो पहले देखो की हुआ है और फिर हुआ है उसकी वैल्यू प्रिंट, पहले की हुआ है प्रिंट उसके बाद वैल्यू प्रिंट, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सबकी वैल्यूज प्रिंट हो, 90 70 ये प्रिंट हो, तो सिंपल करेंगे फॉर वैल इन माई मैप डॉट वैल्यूज करके एक होता है, वो डायरेक्ट पूरी वैल्यूज को लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज जो है ना, हमें क्या दे दिया, एक हिसाब से समझ लो एक कलेक्शन दे दिया वैल्यूज की, इसमें क्या क्या होगा, 90 और 70 होगा, ठीक है।
90 और 70 होगा। अब ये जो है एक एक करके पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है। तो पहले वैल्यू इस पे आएगा 90, 90 प्रिंट कर दिया, फिर वैल्यू 70 आएगा, 70 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमको की वैल्यू सब आए, तो हम लोग के पास एक फंक्शन होता है आइटम्स नाम का। तो nmap डॉट आइटम्स कर देंगे हमारे डिक्शनरी पर और की वैल्यू अनपैक कर देंगे, ठीक है, उसको हमेशा। जैसे nmap आइटम्स क्या होता है, ये हमें की वैल्यू पेयर दे देता है, पूरा की वैल्यू पेयर दे देता है, ठीक है। अब की वैल्यू पेयर को दो वेरिएबल को साथ में स्टोर करने के लिए अनपैकिंग का यूज़ करते हैं। तो की वाला चला जाएगा की में और वैल्यू वाला चला जाएगा वैल्यू में, ठीक है। और वही हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो एलिस 90 पहले आइटरेशन में, बॉब 70 दूसरे आइटरेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चर्चा होगी लिस्ट की, सेट की और डिक्शनरी की और उनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन की, कैसे उनको एक्सेस करते हैं, डिलीट करते हैं और कैसे उनको आइटरेट करते हैं। अब बात करते हैं टपल्स की। टपल्स क्या होता है, वो एरेस की तरह ही होते हैं, लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब जिनको जो मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक है कि टपल को हम लोगों ने डिफाइन किया और ये राउंड ब्रैकेट्स में होते हैं 1 2 3, ठीक है। और फिर हम उसको प्रिंट कर दिए तो 1 2 3 आ गया। उसको इंडेक्स के बेसिस पे भी प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें टपल के जो 0 इंडेक्स के जो भी वैल्यू है वो मॉडिफाई करते हैं, जैसे अभी 1 है, इसको हम 0 करना चाहते हैं, अगर वो कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, ये जो है काम नहीं करेगा। अच्छा, ये जो है टपल जो है ये हम लोग उसमें मैप और सेट में की की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ये माई मैप है, इसमें हम लोग की की जगह पर एक पेयर रख दें, वो पेयर क्या है, टपल हो 1 2, क्योंकि की बदल नहीं सकते हम लोग, की मॉडिफाइबल नहीं होती है उसमें डिक्शनरी में, ठीक है। तो इसीलिए की की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको टपल को। तो 1 2 एक की के हिसाब से काम करेगा और उसकी वैल्यू क्या है 3, और माई मैप 1 2 करेंगे तो 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जैसे सेट में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, सेट में अगर देखें तो माई सेट डॉट ऐड एक टपल ऐड कर दिया 1 2, तो ये एक पेयर की तरह काम करेगा, ये एक पेयर की तरह काम करेगा, मतलब ये हम ये दोनों को एक वैल्यू ही समझ सकते हैं, ये कोई एक वैल्यू है। अब 1 2 इन माई सेट करें तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब लिस्ट जो है वो कीज़ नहीं हो सकती। अब जैसे माई मैप में 3 4, अब ये क्या है, लिस्ट है, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मतलब ये लिस्ट हो गया। यहीं पे राउंड ब्रैकेट होता तो ये चल जाता, लेकिन ये लिस्ट है तो इसलिए ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। बात करते हैं हीप्स की। हीप्स क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो भी स्टोर होता है वो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट होकर मिलता है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि ये एक प्रायोरिटी के बेसिस पे सब कुछ होते जाता है और मेन हीप मैक्स हीप हमें मिलता जाता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, एट द एंड एरेज ही होते हैं जो एक पर्टिकुलर एल्गो को फॉलो करके अपनी अपनी जगह पर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको इंपोर्ट करते हैं हीप क्यू के उससे, ठीक है। मेन हीप नाम का एक वेरिएबल बना है और हीप क्यू हीप पुश मिन हिप 3 to 4 डाल दिए। अब देखो पहले 3 डालें, फिर 2 डालें, फिर 4 डालें, ठीक है। हिप पुश नाम का एक फंक्शन है, उसकी हेल्प से हम लोग मिन हिप वेरिएबल में पहले 3 डालें, 2 डालें, 4 डालें, लेकिन 0th इंडेक्स पता है पहले क्या आएगा, जो सबसे छोटा होगा 2, ठीक है। उसके बाद आएगा 3, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या स्टोर हुआ होगा 4, ठीक है। तो मिन हिप की यही खासियत है कि 0th इंडेक्स वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। अगर हम लोग मिन हिप को प्रिंट करें, हिप पॉप मिन हिप, तो देखो 2 3 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैक्स हिप का कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है। अब देखो मैक्स हिप के लिए क्या करना होता है ना, नेगेटिव में सबको कर दो, कुछ भी स्टोर कर रहे हैं उसको नेगेटिव में कर दो, तो उससे क्या होगा कि हमेशा मैक्स 0th इंडेक्स पे होगा। जैसे -3 -2 -4 कर दिए, अब जो है मैक्स इज ऑलवेज एट, अब इसको एक्सेस करते वक्त भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 इंटू मैक्स हिप करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा 0th पे 4, तो 4 के बाद और क्या होगा, 4 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 2, ठीक है। तो मैक्स हिप ऐसे है नहीं पाइथन में, लेकिन इसको एक वर्क अराउंड है कि माइनस से मल्टीप्लाई करके स्टोर करो, माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्सेस करो, ठीक है। अच्छा, अगर हमें कोई एरे दिया है और उसको हमें हीप बनाना है, तो एक हीपीफाई नाम का हमारे पास फंक्शन होता है, उसमें एरे को पास कर देंगे और वो अपने आप ही हमें मेन हीप बनाकर दे देगा। ये देखो मेन हीप बनाकर दे दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं, किसी भी काम को करने का तरीका जो हम डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ वो हमें काफ़ी अच्छे से मॉड्यूलराइज कोड करके देते हैं, जिससे कि हम लोग ड्राइव प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, डेफ कीवर्ड की हेल्प से। डेफ कीवर्ड की हेल्प से पता चलता है कि ये फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरामीटर, ठीक है। और अगर रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न, ठीक है। अच्छा, जैसे प्रिंट माई फंक्शन 3, 4, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा और ये 12 रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। नेस्टेड फंक्शंस भी होते हैं। नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारे इनर फंक्शंस होते हैं उनके लिए जो आउटर फंक्शंस की वैल्यू होती है वो हमेशा अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है, आगे चल के देखेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है, वो बार-बार डिस्कस करेंगे। तो ये मतलब ठीक रहता है। जैसे यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ ए भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है और इनर में हमें ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, इनर रिटर्न किया। अब इसका देखो, जैसे हम लोग बाहर कॉल किए आउटर ए बी, ठीक है, लेकिन हमें मिलेगा क्या, ए बी सी। क्यों मिलेगा, क्योंकि इनर में ए बी सी कॉन्केटिनेट हुए, रिटर्न भी हुए और हम लोग वापस बाहर आके क्या रिटर्न कर रहे हैं, इनर रिटर्न कर रहे हैं, और इनर में क्या था, ए बी सी, इसीलिए ये यहाँ पर क्या आया है, ए बी सी। अच्छा, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को भी ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं, पर उसको रीअसाइन नहीं कर सकते जब तक से वो नॉन लोकल कीवर्ड ना हो। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग एक फंक्शन बनाए डबल, जिसमें पहला पैरामीटर हम लोग एरे लिए, दूसरा लिया उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वापस से इनर फंक्शन बनाए हेल्पर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एरे का काम मॉडिफाई करेंगे। अब हम लोग एक इन्यूमरेट फंक्शन से सोचें कि एरे का हम लोग इंडेक्स भी प्रिंट करें और इसकी वैल्यू भी प्रिंट करें। अब एरे ऑफ आई इंटू 2 कर दी, मतलब हर एक एरे के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब
ये क्या होगा, यह केवल इस स्कोप में ही मॉडिफाई होगा, ठीक है। अब नॉन लोकल वैल क्या होता है, नॉन लोकल वैल ये आउटसाइड नहीं जाएगा। अब वैल इंटू 2 कर दिए और हेल्प खत्म कर दिए, अब एरे और वैल प्रिंट किए। एरे क्या था 1 2, वैल क्या था 3। अब आना क्या चाहिए 2 और 4 आना चाहिए अगर डबल कॉल करें तो 2 और 4 आ गया, और वैल की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है, फंक्शन और इनर फंक्शन ये सब थोड़ा सा टफ लगेगा, बट केवल ये ध्यान रखना है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। केवल ये ध्यान रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द 90% केस में बस इतना ही ध्यान रखना होता है, इनर आउटर वाला कॉन्सेप्ट जरूरी भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्लासेस की, ठीक। क्लासेस बेसिकली क्या होता है ना कि कई बार हम लोग को खुद का वेरिएबल बनाने की ज़रूरत होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स कंपोज्ड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। अब जैसे मान लो चेयर नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हमको चेयर स्टोर करना है, ठीक है। अब मान लो कि स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें स्टूडेंट स्टोर करना है, स्टूडेंट के कई एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, उन एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट कई डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होंगे। तो ये सारा जब कॉम्प्लेक्स होता है ना चीज़, तो हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। क्लास क्या होता है, क्लास हमारा एक टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट बना के रख दिए, ठीक है। अब उस टेम्पलेट से हम लोग जितना मन उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जितना मन उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि कार बनती है तो कार का पहले ब्लूप्रिंट बन जाता है, ठीक है। कार का पहले ब्लूप्रिंट बन जाता है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट कार का पहले ब्लूप्रिंट बन जाता है पेपर पे, ठीक है। पेपर पे कार का पहले ब्लूप्रिंट बन जाता है, उसके बाद कार जो है मार्केट में आती है, उसके बाद जो है कार मार्केट में आती है, ठीक है। ऑलराइट, तो वही क्लास क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट ही है। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, क्लास में कुछ चीज़ें होती हैं क्या क्या, जैसे क्लास में अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ रहता है, ठीक है। ये जहाँ भी इनिट लिखा हो ना मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और सेल्फ क्या करता है, सेल्फ मतलब करंट वैल्यू को, करंट इंस्टेंट वेरिएबल को पकड़े रहता है, होल्ड किया रहता है, ठीक। सेल्फ बहुत जरूरी है, कीवर्ड सेल्फ की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ये कीवर्ड नहीं है, बट ये है कि इसकी जगह डेल्फ एल्फ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे भी हमें वही देखना होगा। अब जैसे नम्स है, नम्स को हमें एक्सेस करना है तो सेल्फ डॉट नम्स नम्स। अच्छा, अब एक नया हमें इंस्टेंस वेरिएबल डालना है सेल्फ डॉट साइज, तो लेन नम्स, ठीक है। सेल्फ कीवर्ड हमेशा पैरामीटर के लिए रिक्वायर्ड होता है अगर हम लोग क्लास के अंदर कोई मेथड बना रहे हैं, तो जैसे गेट लेंथ तो सेल्फ लगाना ही लगाना है, बाय डिफॉल्ट में लगाना ही है, तभी हम लोग बाकी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेल्फ जो है, जो सेल्फ है वही हमारे करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को होल्ड किया रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ ज़रूरी है। अच्छा, गेट डबल लेंथ, और हमें अब जैसे गेट लेंथ यूज़ करना है, अब गेट लेंथ क्या है, इंस्टेंस एक मेथड है हम लोग, तो गेट लेंथ को भी एक्सेस करने के लिए देखो सेल्फ यूज़ हुआ है, सेल्फ डॉट गेट लेंथ और फिर इंटू टू किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, माई ऑब्जेक्ट, फिर क्लास का नाम क्या था, माई क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ वो पास करना होता है कंस्ट्रक्टर में तो पास कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर में क्या मांगता है, वो नम्स मांगता है, ठीक है। तो नम्स मतलब कोई भी जैसे लिस्ट जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट और मेथड नेम, तो वो एक्सेस हो जाता है, ठीक है। क्लास की और कैसे क्या होता है पाइथन वगैरह, और काफ़ी चीज़ें उनके डेटा स्ट्रक्चर, टपल्स, ये सब, ठीक है। ठीक है फिर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।